नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कक्षा 10 के अध्याय द्वितीय के एक पाठ के बारे में, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। इस वीडियो का टॉपिक रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे रक्त के बारे में कि रक्त क्या है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है और रक्त मानव में भी रक्त होता है और पशुओं में भी रक्त प्रवाहित होता है। रक्त मानव एवं पशुओं में ऑक्सीकरण का कार्य करता है। ऑक्सीकरण व अपशिष्ट निष्पादन का कार्य करता है। रक्त का प्रमुख कार्य क्या है? जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन है, जो वायु में ऑक्सीजन घुलित है, उसको शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाना और जो शरीर में निर्मित अपशिष्ट पदार्थ हैं और जो CO2 है उसको बाहर निकालना रक्त का प्रमुख कार्य है। और यह एक हल्का क्षारीय तरल है। रक्त हल्का क्षारीय तरल है और बच्चों, यदि एग्ज़ाम में आमतौर पर प्रश्न कर लिया जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना है। रक्त का पीएच मान होता है, याद रखिएगा, रक्त का पीएच होता है 7.4। रक्त का पीएच 7.4 होता है। और मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो मनुष्य में रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में होता है। और जो भ्रूण है, भ्रूणावस्था, जो बालक है, जो भ्रूण में बालक पल रहा होता है और जो शिशु होता है, उसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है? शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। और जो रक्त है, रक्त के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और ठोस भाग। तो रक्त के हम दो भाग कर लेते हैं। यहाँ होता है, एक तो होता है प्लाज्मा। यह रक्त का 55% होता है। कुल जो रक्त है उसका 55% प्लाज्मा होता है। और दूसरा है ठोस भाग। यह ठोस भाग किन से मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। और जो प्लाज्मा 55% प्लाज्मा है, इसमें भी 92% जल और 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं।
तो बच्चों आपको याद रखना है, एग्ज़ाम तक आपको याद रखना होगा कि रक्त जो है इसके दो पार्ट हैं, प्लाज्मा और दूसरा ठोस। प्लाज्मा 55% और बाकी बचा हुआ ठोस। ठोस में कोशिकाओं और प्लाज्मा एक तरल है, द्रव्य है। प्लाज्मा द्रव्य है, द्रव्य भाग है रक्त का। तो रक्त का द्रव्य भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। सामान्य मनुष्य में रक्त कितना पाया जाता है? सामान्य मनुष्य में 5 लीटर रक्त, सामान्य मनुष्य में 5 लीटर रक्त होता है। और अब हम पढ़ेंगे रुधिर कोशिकाओं के बारे में। तो रुधिर कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। रुधिर कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहली है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। ये है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं। तो आरबीसी, दूसरे नंबर पर डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। नंबर 3 पर है बिंबाणु। और बिंबाणु को कहते हैं प्लेटलेट्स, जिसे हम आम भाषा में प्लेटें भी कह देते हैं। तो विस्तार से चर्चा करेंगे रुधिर कोशिकाओं के बारे में। रुधिर कोशिकाएं, सबसे पहले लाल रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं आरबीसी। तो बच्चों, जो व्यक्ति है वो अपने कार्य से पहचाना जाता है। इसी प्रकार हमें किसी भी चीज़ की पहचान करनी है तो सबसे पहले हम उसके कार्यों को देखते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाओं का कार्य क्या है? हमारे शरीर का ऑक्सीकरण लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा किया जाता है। इनका कार्य लिखेंगे हम पहले। शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना व CO2 का निष्पादन, यानी CO2 को बाहर निकालना। सबसे पहले आपको इसका कार्य याद करना है, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना व CO2 का निष्पादन। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी 99% है रक्त का 99% आरबीसी है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रोटीन का कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? यह रक्त को लाल बनाए रखती है, रक्त को लाल बनाती है। एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रक्त के लाल होने का कारण क्या है? तो रक्त के लाल होने का कारण क्या है? हीमोग्लोबिन है। और ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है, यानी इनमें कोई केंद्रक नहीं होता। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं।
केंद्रक विहीन होती हैं। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ ली लाल रुधिर कोशिकाएं। लाल रुधिर कोशिकाओं में हमने क्या पढ़ा? शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना व CO2 का निष्पादन। आरबीसी कुल रक्त का 99% होती है। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? रक्त को लाल बनाए रखना। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं। अब नंबर 2 पर हम पढ़ेंगे श्वेत रक्त कोशिकाएं। श्वेत रक्त कोशिकाएं तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? मैंने आपको बताया किसी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके कार्यों से होती है। तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। हमारे जो ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण होता है वो श्वेत रक्त कोशिकाएं करती है। शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। लाल रुधिर कोशिकाओं में हमने उनका कार्य पढ़े कि ऑक्सीजन व CO2, ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 का निष्पादन। और इसी प्रकार श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या हो गया? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करना। इसमें हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया कि जो आरबीसी है उसमें उसे रेड करने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। तो इन जाहिर है कि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसी कारण इनका जो कलर है वो वाइट होता है, नहीं पाया जाता। इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। कहा जाता है। ये कोशिकाएं, इन कोशिकाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। WBC को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। कणिकाणु और दूसरी है अकणिकाणु। हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कणिकाणु के बारे में। इन्हें ग्रेन्युलोसाइट भी कहते हैं। और कणिकाओं के उदाहरण क्या होंगे? न्यूट्रोफिल। ये कोशिकाओं के नाम हैं बच्चों। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, व बेसोफिल। और जो न्यूट्रोफिल है वे संख्या में सर्वाधिक होते हैं। जो WBC है इनमें न्यूट्रोफिल सर्वाधिक होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वाधिक। न्यूट्रोफिल सर्वाधिक होती हैं। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अकणिकाणु। अकणिकाणु में लिम्फोसाइट, और मोनोसाइट। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जो लिम्फोसाइट है वो भी 3 प्रकार की होती हैं। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट
और नंबर 3 पर प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट के प्रकार हैं ये बच्चों, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। और लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक कोशिकाएं हैं। जो प्राथमिक कार्य होता है प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी निर्माण का जो कार्य है प्राथमिक, वो लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। तो लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं। लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं हैं। और मैंने आपका जो प्रकार बताए थे कणिकाणु और अकणिकाणु में, उनमें दूसरा प्रकार था मोनोसाइट। तो मोनोसाइट का प्रमुख कार्य क्या है? मोनोसाइट का प्रमुख कार्य है यह महाभक्षक कोशिकाएं होती हैं, अर्थात ये कोशिकाएं परिपक्व होकर महाभक्षक रूप ले लेती हैं और जो बाहरी प्रतिजन है उसका भक्षण करती हैं। यह महाभक्षक कोशिकाएं हैं। अब हमने आरबीसी का पढ़ा और उसके बाद हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बिंबाणु के बारे में, जो तीसरे प्रकार की कोशिकाएं हैं बिंबाणु। इन्हें हम प्लेटलेट्स भी कहते हैं। प्लेटलेट्स, और इन्हें विज्ञान की भाषा में थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट इनका दूसरा नाम है। जो इनका जीवन काल होता है वो 10 दिवस का होता है। तो सबसे पहले जो रक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाना व CO2 को बाहर निकालना। दूसरा, शरीर का तापमान नियंत्रित करना। और नंबर 3 पर शरीर का pH मान नियंत्रित करना। नंबर 4 पर शरीर को प्रतिरक्षण प्रदान करना। तो बच्चों ये भी एक प्रमुख कार्य है रक्त का, जो शरीर को एंटीबॉडी प्रदान की जाती है और रक्त द्वारा प्रदान की जाती है। यानी रक्त ही बाह्य प्रतिजनों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। रक्त को शरीर को प्रतिरक्षण प्रदान करना। हार्मोन है जो विभिन्न ग्रंथियों द्वारा हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं। इन हार्मोन्स को ऊतकों तक पहुंचाना। हार्मोन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना। ये तो हमने पढ़ लिए रक्त के कार्य। अब हम पढ़ेंगे रक्त समूह और रक्त के प्रकार। रक्त के प्रकार। तो
रक्त के प्रकार प्रमुख, जो रक्त समूह हैं वही रक्त के प्रकार हैं। तो प्रमुख रक्त समूह कौन से होते हैं? प्रमुख रक्त समूह, प्रमुख रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पर ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह और नंबर 4 पर ओ रक्त समूह। ये प्रमुख रक्त समूह हैं, यानी ब्लड ग्रुप्स। ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। इसके बाद हम प्रतिजन पढ़ेंगे। प्रतिजन जो ए है, ए ब्लड ग्रुप है, ए समूह पर ए प्रतिजन कार्य करता है और बी समूह पर बी प्रतिजन, ए बी समूह पर ए बी दोनों प्रतिजन और ओ समूह पर कोई प्रतिजन कार्य नहीं करता, प्रतिजन नहीं। अब प्रतिजन के अतिरिक्त भी रक्त में RH कारक पाए जाते हैं, RH कारक। तो रक्त में RH कारक पाया जाता है। जो RH कारक हैं जिन पर RH धनात्मक होता है उनमें RH कारक पाया जाता है। जिस व्यक्ति में RH कारक उपस्थित होता है उसे RH धनात्मक कहते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति के ब्लड ग्रुप पर RH कारक पाया जाता है उनके ब्लड ग्रुप को RH धनात्मक कहते हैं और जिनके ब्लड ग्रुप में नहीं पाया जाता उनको RH ऋणात्मक कहते हैं। और दुनिया की कुल आबादी के 80% RH धनात्मक है, RH धनात्मक 80% है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र अर्थात रक्त कार्य कैसे करता है, रक्त का हमारे शरीर में संचरण कैसे होता है और ये विभिन्न ऊतकों से ऑक्सीजन किस प्रकार प्रदान करता है और CO2 किस प्रकार बाहर निकालता है, इसका जो सभी एक ढांचा होता है, इस ढांचे को हम सचित्र समझेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ पर भी हम रक्त का जो प्रमुख कार्य है उसके बारे में बात करेंगे। रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है कि रक्त हम पहले ऑक्सीजन वातावरण से प्राप्त करते हैं और यह ऑक्सीजन श्वास नली से होते हुए हमारे जो फेफड़े हैं उनमें कूपिकाएं लगी होती हैं उनमें पहुंचता है। उसके बाद ऊतकों में जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा निर्मित जो CO2 है उसको रक्त उन कोशिकाओं तक लाता है और कोशिकाओं और रक्त के मध्य वो आदान प्रदान किया जाता है। गैसों के आदान प्रदान के बाद फिर यही प्रक्रिया चलती है और निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहती है। इसके लिए मैंने एक चित्र बनाया है जिसके द्वारा हम रक्त परिसंचरण तंत्र को और आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ये हैं जो ऑक्सीजन से भरी कोशिकाएं। इन ऑक्सीजन हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में CO2 निर्मित होता है और लाल रक्त कोशिकाएं कोशिकाओं तक CO2 को लेकर आती हैं। ऑक्सीजन
वातावरण से ऑक्सीजन CO इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में मिल जाती है और CO2 कोशिकाओं में मिल जाती है और कोशिकाएं इनका बाहर निस्तारण कर देती हैं। CO ऑक्सीजन फुफ्फुस शिरा से होती हुई हृदय तक आती है। ये ऑक्सीजन आ रही है हृदय तक और यहाँ पर बाएं नीले से बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद के बाद ये यहाँ से हृदय पंप किया जाता है, हृदय द्वारा रक्त को पंप किया जाता है। हृदय के पंप करने के बाद ये जो धमनी के माध्यम से जो ऑक्सीजन घुलित रक्त है वह धमनी के माध्यम से होते हुए यहाँ तक ऊतकों तक आता है। ये देखिए ऊतक, तो CO2 ऑक्सीजन घुलित रक्त है। ऑक्सीजन घुलित रक्त और ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। इसे क्या कहा जाता है? आंतरिक श्वसन कहा जाता है। इसके बाद जो CO2 है वो लाल रक्त कोशिकाओं में RBC में मिल जाती है। RBC इसे लेकर हृदय तक पुनः जाती हैं और हृदय से दाएं आलिंद से दाएं नीले से होते हुए यहाँ पर पंप किया जाता है और फुफ्फुस धमनी के माध्यम से ये फिर वहीं कोशिकाओं के पास पहुंच जाती हैं। इस प्रकार यह जो तंत्र है निरंतर चलता रहता है, निरंतर गतिशील रहता है। तो बच्चों, आपको रक्त परिसंचरण के बारे में मुख्यतः ध्यान रखना होगा क्योंकि ये अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र का जो एक मुख्य अंग है हृदय, हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त परिसंचरण के बारे में मैंने आपको चित्र से समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में। हृदय हृदय बच्चों हमारे शरीर के बाईं ओर पाया जाता है। यह एक मांसल अंग होता है जो सामान्यतः मनुष्य के हाथ की मुट्ठी के आकार में होता है और यह मुट्ठी जितना ही बड़ा होता है। इसे हम सचित्र पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे शिरा। तो बच्चों, ये जो आपको पाइप दिखाई दे रही है ये है शिरा। महाशिरा कहते हैं इसे, महाशिरा। महाशिरा और ये त्रिवलनी कपाट और ये दायां आलिंद, आलिंद। इसके नीचे दायां नीले। इसी प्रकार ये महाशिरा ऊपर और नीचे दोनों तरफ पाई जाती हैं और ये यहाँ से फुफ्फुस धमनी। इस पर भी कपाट पाया जाता है। इसी प्रकार इस ओर भी और यहाँ पर दायां आलिंद और बायां आलिंद और बायां नीले। बायां आलिंद और
इस पर द्विबलनी कपाट होता है इस प्रकार, बायां नीले। और यहाँ पर ये जाएंगी महाधमनी की तरफ। ये महाधमनी। तो अब परिसंचरण तंत्र और हृदय को हम एक साथ समझेंगे। देखिए, जो रक्त है, जो CO2 गुलित उत्तकों में जब CO2 का निष्पादन किया जाता है उत्तकों से, तो रक्त में जो CO2 है वो रक्त CO2 को लेकर महाशिरा के पास आता है। महाशिरा से आता हुआ यह दाएं आलिंद में प्रवेश करता है और दाएं आलिंद से द्विबलनी कपाट खुलता है, दाएं आलिंद से दाएं नीले में। दाएं नीले के बाद दाएं नीले पंप करता है, पंप के बाद दाएं नीले से पंप होता है। तो पंप के बाद यह फुफ्फुस शिरा। यह क्या है? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा के माध्यम से होता हुआ फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के माध्यम से होता हुआ यह फेफड़ों तक जाता है। फेफड़ों में क्या होता है? कोशिकाओं में O2 घुलित होती है और रक्त में CO2 होती है। इस CO2 और O2 में आदान प्रदान हो जाता है। इसके बाद फुफ्फुस शिरा, जो O2 घुलित रक्त है उसे लेकर हृदय में प्रवेश करती है। यह है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा क्या करती है? O2 घुलित रक्त को हृदय तक लेकर आती है। हृदय में बाएं आलिंद से बाएं नीले में और बाएं नीले द्वारा जब पंप किया जाता है तो ये यहाँ से होती हुई महाधमनी तक जाती है और महाधमनी से आगे उसमें जो उत्तक है उस तक जो O2 घुलित रक्त है वो जाता है। इसके बाद ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह निरंतर चलती है प्रक्रिया और यह कभी नहीं रुकती। तो हमने पढ़ लिया परिसंचरण तंत्र। अब हम पढ़ेंगे जो रक्त वाहिकाएं हैं, रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। तो रक्त वाहिनियां मुख्यतः दो प्रकार की हैं, शिरा और दूसरी धमनी। शिरा में क्या होता है? इनमें साफ रक्त, शिराओं में CO2 युक्त रक्त यानी अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। और जो धमनी है उसमें O2 युक्त रक्त प्रवाहित होता है, रक्त। तो एग्जाम में बच्चों ये मुख्यतः पूछ लिया जाता है कि रक्त वाहिनियों के कितने प्रकार हैं। तो रक्त वाहिनियों के दो प्रकार हैं, शिरा और धमनी। शिराओं में क्या होता है? जो CO2 युक्त रक्त है वह बहता है और धमनी में O2 युक्त रक्त बहता है। तो बच्चों, हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो इस वीडियो से संबंधित कक्षा 10 का अध्याय द्वितीय है उसके भी बारे में मैंने भी पहले 2 वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। आप जाएं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो 10 दिवस इनका जीवन काल होता है।
तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति की पहचान उसके कार्य से होती है। तो बिंबाणु का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त में थक्का जमाना। रक्त में थक्का जमाना अर्थात जब भी हमें चोट लगती है तो रक्त बहता है। तो बिंबाणु उसमें क्या कार्य करता है? बिंबाणु का कार्य यह होता है कि रक्त में थक्का जमाकर जहाँ से रक्त बह रहा है वहाँ से उसे रोकने का प्रयास करता है। यदि हमारे शरीर में बिंबाणु की कमी आ जाती है तो क्या होता है कि जो रक्त का थक्का जमना बंद हो जाता है। इसी कारण जब भी हमें बिंबाणु के अभाव में हमें चोट लगती है तो रक्त निरंतर बहता रहता है और व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रक्त के कार्य। रक्त के प्रमुख कार्य क्या हैं?